तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मुद्रास्फीति का क्लास नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने मुद्रास्फीति से संबंधित 2 क्लास देख चुके हैं, जिसमें पहला क्लास में हम लोगों ने जाना था कि मुद्रास्फीति क्या होता है और मुद्रास्फीति का जो 3 कंडीशन बनता है। एक में समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है वो है जिसमें समग्र मांग ज़्यादा हो जाता है समग्र आपूर्ति से, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन को हम लोग द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड कहते हैं, और इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। और उसमें भी 2 कंडीशन और बनता है, जिसमें एक तो समग्र मांग में वृद्धि होता है बट जो आपूर्ति वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वही एक कंडीशन और बनता है जिसमें अगर मांग कांस्टेंट हो जाता है लेकिन आपूर्ति में कमी हो जाता है। क्यों कमी होता है? क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद हम लोग जाने थे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तीनों किससे जुड़ा हुआ है वो हम लोग जाने। उसके बाद फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू किन्स के अनुसार हम लोग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं किसको नहीं कहते उसका हम लोग डेफिनेशन जाने। और उसके बाद हम लोग, ये हमारा था फर्स्ट क्लास। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड क्लास था उसमें हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ जो संकल्पनाएं हैं उनकी बात की हम लोग, जिसमें हम लोग एक ग्राफ भी देख लिए और ग्राफ के माध्यम से हम लोग जाने कि इसमें इन्फ्लेशन क्या होता है, वो अपने चरम पे जाता है यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है, वो क्या होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, वो जब डाउन आता है तो डिसइन्फ्लेशन होता है, उसके बारे में जाने। और जब वो नेगेटिव में चला जाता है यानी कि डिफ्लेशन, जो कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो क्या होता है उसके बारे में भी जानना है। और जब अगर मंदी आ जाएगा जहाँ पे न्यूनतम उत्पादन होगा और बेरोजगारी अधिकतम होगा उसके बारे में जाने। फिर कोई भी अर्थव्यवस्था अगर मंदी से बाहर जाती है यानी कि मुद्रास्फीति की ओर जा रही है तो कहने मतलब उसमें सुधार हो रहा है यानी कि रिफ्लेशन, जिसको हम लोग प्रत्यस्फीति कहते हैं, उसके बारे में जाने। फिर हम लोग ये भी जाने कि जो रिफ्लेशन होता है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाया जाता है, जबकि आरबीआई के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है। ये क्या है वो दोनों हम लोग जाने। फिर हम लोग जो जाने कि जो डिफ्लेशन है आपका, डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति, तो उसके दौरान जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल स्टिमुलस या फिर बेल आउट पैकेज भी देता है, वो हम लोग जाने। आत्मनिर्भर भारत क्या था, क्यों आया था और किसके लिए वो गारंटर बना था, वो भी सब भी हम लोग जान गए। फिर हम लोग जाने थे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, वो भी हम लोग जाने। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है। तो अभी तक एक आपका मतलब कि रिकॉल कर चुके हैं कि पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग मुद्रास्फीति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि मुद्रास्फीति के जो है प्रकार, वो 4-5 प्रकार ही है मुद्रास्फीति के, और क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो प्रकार है वो है आपका है मुद्रास्फीति का, वो है आपका रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका क्या डिफिनेशन होता है वो देख लीजिए कि जब मुद्रास्फीति की दर जो होती है वो 1% से लेकर 3% के मध्य में होती है तो उसे हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 1 से लेके 3% के बीच में होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इस प्रकार के मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये भी क्यों माना जाता है? क्योंकि समग्र मांग जो होता है वो समग्र आपूर्ति के समान रूप में वृद्धि होता है। कहने का मतलब है जो जिस भी अर्थव्यवस्था में 1% से 3% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रेट रहा तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया रहता है। क्यों बढ़िया रहता है? क्योंकि वहाँ पे समग्र मांग में भी वृद्धि हो रही है तो धीरे धीरे समग्र आपूर्ति में भी वृद्धि होगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है कि जो अगर AD इक्वल टू एस रहे यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर रहे तो उसमें रोजगार भी उच्च होगा यानी कि हाई होगा, उत्पादन भी उच्च होगा, और बेरोजगारी का स्तर है वो क्या हो जाएगा, निम्न होगा बेरोजगारी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, पहला हम लोग समझ गए हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब हम लोग सेकंड देखते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति। तो चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है वो देखो, देखो 3 से ये 7% के मध्य में होता है, ठीक ना। कितना होता है? 3 से 7% के मध्य में होता है। अगर ये 7 से ज़्यादा हो गया, देखो चलती हुई मुद्रास्फीति जो होता है वो 3 से लेके 7% जो है मुद्रास्फीति का दर रहता है, 3 से लेके 7%।
तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति। लेकिन अगर 7 से लेकर 10% के मध्य में हो गया इन्फ्लेशन रेशियो, तो उसको बोलते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? ट्रोटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं इसके बारे में। और ट्रोटिंग को बोलते हैं तेजी से चलती हुई मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? तेजी से चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, जब मुद्रास्फीति की दर 3 से लेकर 7% के मध्य में होती है तो इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और अगर 7 से लेकर 10% के मध्य में रहा तो उसे ट्रोटिंग यानी कि तेजी से चलती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए कि ये ना एक सामान्य घटना है। सामान्य घटना कहाँ है? अंडर डेवलप यानी कि अल्प विकसित, और डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों में यह एक आम घटना है। आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 7% के आसपास है। कितना परसेंट के आसपास है? 7% के आसपास है लगभग। और इन्फ्लेशन को कैसे कैसे मापा जाता है? एक तो आपका WPI है, एक आपका CPI है, ये सब है। और भी हम बताएंगे जब हम लोग आगे की क्लास में बढ़ेंगे ना, तो उसमें मुद्रास्फीति का मापन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए और देखते हैं हम लोग। एक और भी इसमें कुछ लिखा हुआ है कि चलती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो गरीबों एवं वंचितों यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सही बात है कि ये जो वॉकिंग जो इन्फ्लेशन है वो गरीब और आपका वंचित वर्ग के ऊपर क्या कहता है? नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वहीं जो आपका ट्रोटिंग है यानी कि तेजी से चलती हुई मुद्रास्फीति है वो मध्य वर्ग के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट को ये चेतावनी मिल जाता है कि भैया क्या कीजिए आप, मतलब कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कीजिए। तो ये चीज़ ना गवर्नमेंट को ये चीज़ चेतावनी मिल जाता है। अगर देखिए अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन रहे तो वो गरीबों के ऊपर और वंचित परिवारों के ऊपर वो उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रोटिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो आपका मध्य वर्ग के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये इंडिकेशन मिल जाता है, चेतावनी मिल जाता है कि अब आपको हर हाल में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना आवश्यक हो गया है। फिर इसके बाद मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कई सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर, जिसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि भागती हुई मुद्रास्फीति। ये क्या होगा? तो ये जो है वो 10% से लेकर 20% तक होता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो अगर 10% से लेकर अगर 10% तक अगर मुद्रास्फीति की दर रहा तो उसका लोग बोलते हैं भागती हुई मुद्रास्फीति। तो क्या बोले हैं? इसमें मुद्रास्फीति का दर 10% से लेकर 20% के मध्य में होता है। और भागती मुद्रास्फीति जो है वो वंचित समूहों एवं मध्यम वर्ग दोनों को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये आपका गरीब को भी और जो मध्यम वर्ग है दोनों को ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4था नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसका अन्य नाम भी है जैसे कि जंपिंग इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन, हैपिंग इन्फ्लेशन, ये सभी इनका अन्य नाम है। आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कूदती हुई यानी कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन को देखते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो USSR है ना, सोवियत संघ है, जब वो टूटा था ना 1951 में, सॉरी 1991 में, तो उस समय टूटने के बाद जो रसिया का जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट था वो 3 से 4 डिजिट में चला गया। 3 से 4 डिजिट का मतलब 200, 300, 400% चला गया था, इतना चला गया था। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें से याद रखना कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो लगभग 99% से लेकर 100% के मध्य में होगा। मतलब कि एकदम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है ना। और मतलब 3 अंकों के आसपास ये रहेगा, 100 तक रहेगा लगभग, ठीक है ना। आगे देखते हैं चरम यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। इसको ना हम लोग अनियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि इन्फ्लेशन जो है वो डेली बढ़ते रहता है। आज भी 50% बढ़ा, कल भी 10% बढ़ेगा, परसों 25% बढ़ेगा, इस तरह हमेशा बढ़ते जाता है। तो इसको अनियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये ना इसको ना चरम मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति को चरम मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति की दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ते चला जाता है।
परिणाम स्वरूप मुद्रा की खरीद क्षमता में लगातार कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुद्रा की जो खरीद क्षमता है उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमी आ जाता है, लगातार कमी आता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो विश्वास घरेलू मुद्रा पर से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं और 1 केजी सब्जी खरीद कर ला रहे हैं तो जो अर्थव्यवस्था में चल रहा है मुद्रा उसके ऊपर से विश्वास उठ ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। आगे देखो, ऐसे में परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा जो है वो वैकल्पिक अस्थायी मुद्रा को अपना लिया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में जिम्बाब्वे एवं वेनेजुएला जो है वो चरम मुद्रास्फीति की दौर से गुजर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा अपने घरेलू मुद्रा को यूएस डॉलर, जापान का येन या फिर दक्षिण अफ्रीकी का रैन, चीनी का युआन या चीन का युआन इत्यादि से उसको प्रतिस्थापित किया गया था, किंतु चरम मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान है, मतलब अभी भी है, ठीक है ना। मतलब जिम्बाब्वे वेनेजुएला का गवर्नमेंट जो है वो क्या किया, यूएस डॉलर को भी अपनाया, जापानीज येन को भी अपनाया, साउथ अफ्रीका रेंड को, चीनी युआन को, सबको वो प्रतिस्थापित करके देखा, बट अभी भी वहाँ पे सुधार नहीं हुआ है। इस कारण फिर वो क्या किया कि जो है वो मतलब वहाँ का सरकार जो है वो उसके द्वारा भारतीय रुपया को अपनाने का विचार किया जा रहा है कि भैया भारतीय पैसा को अपना लेते हैं ताकि यहाँ पे जो चरम मुद्रास्फीति है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, उसको क्या किया जा सके, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जा सके। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो इंडिया है वो जिम्बाब्वे से दाल वगैरह का आयात करता है, मतलब दाल वगैरह मंगाता भेजता है इंडिया को, तो ऐसे में इंडिया का पैसा वहाँ पर जाएगा, मार्केट में तो जाएगा ही ना, तो इंडियन रुपीस मार्केट में आएगा सुलभता से। और इंडिया का जो पैसा है मतलब रुपया जो है वो एक अस्थाई मुद्रा है, तो चाह रहा है कि जिम्बाब्वे वाले कि शायद हो सके यहाँ के पैसा से वहाँ पे जो चरम मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल किया जा सके। दाल, मोटे अनाज ये सब आयात करता है जिम्बाब्वे भारत को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो ये था हम लोगों का मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति कितने प्रकार है वो हम लोगों ने जान लिया है। तो मुद्रास्फीति के 5 प्रकार हैं, कौन कौन है वो आपको बता दिए हैं। पहला है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसी में एक और आता है टोटिंग इन्फ्लेशन, फिर नेक्स्ट है आपका रनिंग इन्फ्लेशन, फिर है नेक्स्ट आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन, फिर नेक्स्ट है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि एडी यानी कि समग्र मांग और एएस यानी कि समग्र आपूर्ति, तो इसके आधार पर मुद्रास्फीति को अगेन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला है आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अभी हम बताए थे पिछले वाला में क्लास में कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वहाँ तक हम लोग जाने एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे ये उत्पन्न होता है, अब यहाँ इसको डिटेल से जानेंगे। फिर हम लोग पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड है आपका लागत जनित इन्फ्लेशन यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और थर्ड है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तीनों है, तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। किसके आधार पर इसको बांटा गया है, तो समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति के आधार पर इसको बांटा गया है। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले जानिए कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये किससे जुड़ा हुआ है। ये आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ है क्या, उत्पादक से, तो ये उत्पादक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किससे जुड़ा हुआ, उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, उपभोक्ता मांग करेगा तबे ना होगा, हाँ। और जबकि लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो उत्पादक से ये उत्पादक या फिर उत्पादन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि होगा तो मांग ये आपूर्ति कम हो जाएगा। तो ये जो लागत जनित मुद्रास्फीति है वो उत्पादक से जुड़ा हुआ है, ना कि उपभोक्ता से, जबकि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, ना कि उत्पादक से। आगे देखो, इसको ना हम लोग डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्यों कहते हैं। देखो ये क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होता है। क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होता है, देन उपभोक्ताओं के आय में वृद्धि होता है। तो अगर उपभोक्ताओं के आय में वृद्धि हो गया तो इस स्थिति में जो एग्रीगेट डिमांड उसमें भी लगातार वृद्धि होगा, बट जो एग्रीगेट सप्लाई है उसमें आनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं होगा, बिकॉज निवेश अगर होगा ही नहीं तो आपूर्ति कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होता है कि एक
सीमा के बाद जाने पर जो समग्र मांग है वो कांस्टेंट हो जाता है। परिणाम स्वरूप गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लगातार क्या आती है, तो लगातार क्या आती है, लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ये है, इसको समझने के लिए आप सिंपल ये चीज़ समझिए कि अगर व्यक्ति के देखो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, सरकार अगर खर्च ज़्यादा करेगा लोक व्यय में, तो लोगों के पास आय बढ़ेगा, लोगों के पास जब आय बढ़ेगा तो लोगों का मांग बढ़ेगा, लोगों का मांग तो बढ़ेगा लेकिन समग्र आपूर्ति तो धीरे धीरे बढ़ते 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 एक सीमा पे जाके वो फिक्स हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद आपूर्ति नहीं बढ़ेगा। तो मांग तो लगातार बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आय बढ़ने के कारण। और आय क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो रही है। अब मुद्रा की आपूर्ति क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार के द्वारा लोक व्यय ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए। तो ऐसे में तो आपूर्ति एक जगह जाके सीमित हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं इसको। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं तो वो देखिए कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति एवं आय में वृद्धि होता है तो उसके कारण समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति की तुलना में बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर पर लगातार वृद्धि होती है तथा मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसमें लगातार कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। वो समझ में आ गया है। और ये क्यों उत्पन्न होता है, वाई उत्पन्न, इसके पीछे का लॉजिक बताएं कि मुद्रा आपूर्ति बढ़ा तो उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुआ। देन ऐसे में क्या हुआ कि इनके द्वारा जो मांग है, मांग में वृद्धि हुआ, बट जो आपूर्ति है, आपूर्ति अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि निवेश में वृद्धि तो नहीं हो रहा है, इस कारण से आपूर्ति में आपका वृद्धि नहीं होगा। एक सीमा के बाद एक समय के में ऐसा हो जाएगा कि एक लिमिट के बाद आपूर्ति कांस्टेंट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो प्राइस में लगातार वृद्धि हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि एनी इकोनॉमी में, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब उत्पन्न होती है जब इकोनॉमी में, यानी कि अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अब देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है कि जब लोगों के पास मैक्सिमम रोजगार है, सभी लोग काम धंधा कर रहे हैं, तो सबके पास पैसा आएगा, और सबके पास पैसा आएगा तो कहने मतलब है सबके पास ये है, डिमांड बढ़ेगा सबका ना। तो ये कब देखने को मिलता है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। अब पैसा कब होता है? जब अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इसके कारण लोगों की आय में वृद्धि होती है। समझ में आ गया ना? हाँ, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब उत्पन्न होता है जब किसी भी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का जो स्तर है वो मैक्सिमम पे होता है। तो ऐसे में लोगों के पास आय ज़्यादा होगा, और इस स्थिति में मुद्रास्फीति में कमी लाकर गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सप्लाई में वृद्धि करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट कहता है कि जो मुद्रास्फीति में कमी लाकर या फिर गुड्स एंड सप्लाई में वृद्धि कर देगा। गवर्नमेंट बोलेगा भैया अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो। अगर उत्पादन करोगे तो वो तो आपका फिर ये बराबर हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, देखो इधर से समझिए आप, इधर क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि देखिए सबसे पहले कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो आपका उपभोक्ता, मतलब कि ये आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है ना, ये आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं हुआ है। इसका उत्पादन होने के पीछे कारण क्या है कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो दिन उपभोक्ताओं की आय में भी वृद्धि हो जाती है। इससे समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगा, बट यहाँ पे समग्र आपूर्ति जो है वो नियत हो जाता है। इसमें माना जाता है कि उत्पादन यानी कि आपूर्ति सीमित होता है। मीन्स अल्पकाल में उत्पादन आपूर्ति को बनाया नहीं जा सकता, तुरंत तो आपूर्ति नहीं होगा ना, तो आपूर्ति सीमित होता है, आपूर्ति को धीरे धीरे ही आता है, डिमांड तो एकाएक बढ़ते जाता है। आगे देखिए, नोट में दिया हुआ है कि बिना निवेश के तो उत्पादन होगा नहीं, तथा अचानक निवेश भी नहीं किया जा सकता है, और ये प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे ही होता है। इसलिए माना जाता है कि उत्पादन यानी कि आपूर्ति कांस्टेंट नियत एकाएक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। देखो अगर हम लोग एक ही अचानक पैसा दे भी देंगे तो अचानक उत्पादन बढ़ नहीं जाएगा तुरंत, वो एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे ही होगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत में जो पूंजी का क्या है, सबसे पहला अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि यहाँ पे निवेश, देखो भारत में पूंजी का अभाव है, पैसा ही कम है लोगों के पास, तो ऐसे में लोग जो है वो कम निवेश करते हैं। कम निवेश करेंगे ना,
कम निवेश करते हैं तो इससे उत्पादन भी कम होता है, इसलिए हम लोग जो है वो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग क्या रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, कि भैया हम लोगों के ऊपर निवेश वगैरह बढ़ जाए, ठीक है ना। तो निवेश के लिए आगे देखो, जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल कर देता है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। और RBI कैसे करता है, तो मौद्रिक नीति के प्रयोग से करता है। देखो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए कारगर सबसे कारगर नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है। और जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है इसको कंट्रोल करने का सबसे कारगर नीति क्या है, तो वह है आपका राजकोषीय नीति। अब देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है कि मुद्रास्फीति का अगर 2 से 4% के मध्य में होना चाहिए, हम लोग का इन्फ्लेशन का टारगेट है। देखो, RBI का जो मेन काम होता है वो मौद्रिक नीति के प्रयोग से इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना होता है, बट इंडिया में इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, बट उसको सही से इन्फ्लेशन ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखो, RBI का काम होता है कि भैया आप मौद्रिक नीति का प्रयोग करके जो मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल कीजिए, बट इंडिया में 2 तरह का मुद्रास्फीति पाया जाता है, एक तो आपका है लागत जनित मुद्रास्फीति, एक है आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो मौद्रिक नीति के द्वारा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब वो है आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए, इसी में हम लोग क्या देखे थे अभी, कि ये हम लोग देखे थे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला हम लोग समझ रहे थे कि जो बहुत ही मतलब कि ज़रूरी भी था। क्या बताए थे कि इस स्थिति में जो है मतलब कि जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का स्थिति आ जाएगा तो जो गवर्नमेंट क्या करेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ा देगा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रयोग करता है। और इस समय जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होती है ना, तो गवर्नमेंट जो है ना वो संकुचनवादी मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। क्या करेगी, संकुचनवादी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। अगर एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा ही होगा। तो भारत के लोगों के पास पूंजी ही नहीं है तो निवेश तो कम होता ही है, तो आपूर्ति भी मतलब उत्पादन भी कम होगा तो आपूर्ति तो कम होगा ही होगा। तो ये वाला आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ और जान लीजिए, आपको बताए थे अभी हम कि निवेश जो है वो अचानक नहीं किया जा सकता है, देन उत्पादन भी अचानक नहीं होगा, यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि धीरे धीरे ही होगा। और इंडिया में कैपिटल की कमी है, देन निवेश कम तो उत्पादन भी कम होगा, इसलिए हम लोग जो है FDI पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति, अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुई तो मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करता है RBI के द्वारा। और RBI कैसे करता है, मौद्रिक नीति के प्रयोग से करता है, ये बता दिए हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है मौद्रिक नीति के द्वारा, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है राजकोषीय नीति के द्वारा। आगे देखो, इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है 2 से 4% के मध्य में है। RBI जो है वो RBI का काम ही है कि मौद्रिक नीति के प्रयोग से इन्फ्लेशन रेट जो है उसको कंट्रोल करे, बट डिमांड फॉर इन्फ्लेशन को तो ये कंट्रोल कर लेता है, बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं, और जो हम लोग के लिए बहुत जानना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक चीज़ बताया जा रहा है कि जो आपका इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे हो गया, कि अगर मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो रही है, अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हुआ, कहने मतलब सरकार कुछ पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो इससे उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होगा, और जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होगा तो इससे समग्र मांग में भी वृद्धि होगा, और समग्र मांग में वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ पे आपूर्ति तो नियत है, वो तो अचानक एकाएक तो नहीं बढ़ सकता है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में वृद्धि हो जाएगा, और अगर प्राइस में वृद्धि हुआ तो क्या हो जाएगा, इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा हम लोगों को। एक चीज़ और आपको ये जानना होगा, ठीक है ना, कि जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अभी हम बताएं कि इसको मौद्रिक नीति से कंट्रोल किया जाता है। डिमांड देखो क्या बताया अभी हम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है उसको हम लोग राजकोषीय नीति के द्वारा कंट्रोल करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को राजकोषीय नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है, ये वाला हम चार्ट आपको बता दिए हैं। एक देखिए, दो तरह से होता है, एक होता है प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से और एक होता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के दृष्टिकोण से, और एक होता है आपका उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हम जब नेशनल इनकम बता रहे थे उस समय बता रहे थे ना कि सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्य। पहला है आपका फैक्टर कॉस्ट, जिसको लोग बोलते हैं उत्पादन लागत ही बोलते हैं, इसी को हम लोग साधन आय भी कहते हैं, ठीक है ना। एक तो बताए थे आपका बेसिक प्राइस, एक बताए थे आपका मार्केट प्राइस, ठीक है ना। और आपको उपभोक्ता के दृष्टिकोण से दो चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो है मूल्य। तो वो होता है, एक होता है चालू मूल्य और एक होता है आपका ये है नियत मूल्य। तो नियत मूल्य और एक आपका होता है चालू मूल्य। तो ये आपका उत्पादन के दृष्टिकोण से और ये आपका उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कांस्टेंट प्राइस और आपका करेंट प्राइस। और ये आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट प्राइस में यानी कि नियत मूल्य में इन्फ्लेशन रेट नहीं जुड़ा होता है, जबकि करेंट प्राइस में इन्फ्लेशन रेट जो है वो जुड़ा होता है। तो अगर ये है एक मतलब ये बनेगा, मतलब दो मतलब दो दो चार छः सब बनेगा ना। फैक्टर कॉस्ट बनेगा, फैक्टर मतलब कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट बनेगा, और एक आपका करेंट फैक्टर कॉस्ट बनेगा। फिर आपका कांस्टेंट बेसिक प्राइस बनेगा, फिर आपका कांस्टेंट एक आपका करेंट बेसिक प्राइस बनेगा, फिर आपका कांस्टेंट मार्केट प्राइस बनेगा, फिर आपका ये है करेंट मार्केट प्राइस बनेगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल कितना तरह का मूल्य बन जाएगा, 6 तरह का मूल्य बन जाएगा, 3 कांस्टेंट का और 3 करेंट का। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सकल मूल्यवर्धन है, वो उस पर किसको काउंट करते हैं और GDP को किस पे काउंट करते हैं। तो आपको बताया था कि बेसिक प्राइस पे GVA को काउंट किया जाता है, जबकि मार्केट प्राइस पे GDP को काउंट किया जाता है। 2016 से पहले फैक्टर कॉस्ट का यूज करते थे, लेकिन 2016 के बाद हम लोग GDP का यूज़ हम लोग मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, और GVA का यूज़ हम लोग मतलब काउंट हम लोग बेसिक प्राइस पे कर रहे हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि अगर मतलब कि रियल GVA क्या होता है और रियल GDP क्या होता है। फिर हमने बताया था कि नॉमिनल GVA क्या होता है और नॉमिनल GDP क्या होता है, मतलब कि आपका वास्तविक GDP और आपका सांकेतिक GDP ये क्या होता है वो आपको बताया गया था। चलिए, अब तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है, सो वो हम लोग समझ गए हैं, ठीक है ना भाई। अब हम लोग जानते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद हम लोग जानते हैं कि जो एक ग्राफ को दिया गया है कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को दर्शाता है। ये ग्राफ क्या है, देखिए, ये आपका सामान्य कीमत स्तर है, ये आपका कुल व्यय या फिर कुल आय है, ठीक है ना। पहला है P, यहाँ पे पहला प्राइस है, यहाँ पे कोई वस्तु गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको काटा, यहाँ नीचे आया, प्राइस बढ़ गया, फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ गया, फिर प्राइस बढ़ा, फिर प्राइस बढ़ा, इस तरह करते करते इतना आगे चला गया। ये आपका है मतलब समग्र आपूर्ति क्या हो जाएगा। देखो आपूर्ति का इसमें ये कर्व कैसे बनेगा, ये ऐसे से जाएगा, ऐसे से जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और उठते 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 ये फिर पूरा सीधा हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप मांग जितना भी बढ़ जाए बट आपूर्ति वहीं का वहीं रह जाएगा, लिमिट पे, एक लिमिट पे। यहाँ से आपूर्ति बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ के बाद ये पूरा लाइन सीधा हो गया है, पूरा लाइन सीधा हो गया। अगर आप प्राइस फिर बढ़ा दें तो आपूर्ति यहीं तक होगा, फिर लाइन बढ़ा दें फिर तो आपूर्ति यहीं पे होगा ना। तो क्या मतलब आपूर्ति एक समय के बाद जाके स्थिर हो जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये सामान्य कीमत स्तर, ये आपका कुल व्यय एवं कुल आय हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये आपका समग्र आपूर्ति हो गया। तो आपको बताया था कि डिमांड कर्व ऊपर से नीचे आता है, जबकि सप्लाई कर्व है वो आपका नीचे से ऊपर जाता है। तो अभी ये ऐसे जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। तो पहला है आपका है AD, ये है AD1 है ये, ठीक है ना। यहाँ प्राइस में जब वृद्धि होगा तो यहाँ से को कटिंग किया, फिर प्राइस में और वृद्धि होगा तो अब डिमांड कर्व जो है वो उधर मतलब राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। तो ये फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, मतलब 4 को प्राइस के लिए 4 डिमांड कर्व बनाए। अब आगे देखते हैं, चारों अलग जगह पे काटा। अब अगर फिर बनाएंगे नेक्स्ट पांचवा, तो पांचवा भी इसी लाइन पे काटेगा। कहने मतलब आप तो कांस्टेंट हो गया ना क्या आपूर्ति। आगे देखिए, मांग जो है वहाँ पे यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, ये है आपका मांग वक्र है, यानी कि ये आपका डिमांड वक्र है। इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड और इसको बोलेंगे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। तो जो पहला नंबर में जो शुरू में काटा था उसको बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे समग्र मांग जो होगा समग्र आपूर्ति में वृद्धि होगा, मतलब समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ सब में तो प्राइस बढ़ ही रहा है ना, धीरे धीरे सब में प्राइस बढ़ रहा है, तो आपूर्ति वक्त जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, AD है यानी कि समग्र जो मांग है
वो उसका जो वक्र है वो राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी कि समग्र मांग में वृद्धि होगा तथा आय में भी वृद्धि होगा। ये क्या है उसको देखिए, समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है तो आय में वृद्धि होगा, बट जो आपूर्ति है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा एक ही जगह। ग्राफ में क्या क्या मटेरियल दिया गया है, इस ग्राफ में क्या क्या समझाया गया है उसको आप देखिए। क्या है देखिए, सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि ये आपका सामान्य कीमत स्तर है, ये आपका कुल आय कुल व्यय है। यहाँ पे मांग, यहाँ पे आपूर्ति वक्र बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके लिमिट हो गया। डिमांड कर्व तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स सप्लाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट एक लिमिट पे जाके ये रुक जाएगा, यानी कि आपूर्ति कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ सीधा हो गया ना, अब कहीं भी बढ़े तो ये लाइन यहीं बनेगा, वो इसमें बोला गया था। आगे देखिए, सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती है, यही आपका इन्फ्लेशन है। ये अभी तक आपको हम तीनों क्लास में बताते आए हैं। आगे देखिए, अगर जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि समग्र मांग है, अगर उसका कर्व अगर राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है, राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स एग्रीगेट डिमांड में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रहा है, इसलिए मांग में वृद्धि हो रहा है, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, आपूर्ति यानी कि इनकम तथा मांग को यहाँ पे शो किया जा रहा है। इनकम, आपूर्ति जो है वो इनकम को, और जो मांग है वो व्यय को शो किया जा रहा है। आपूर्ति हो रहा है मतलब कि ये आपका आय है, इसलिए आप यहाँ पे आपूर्ति किया जा रहा है। यहाँ पे आपका मांग है इसलिए आप व्यय कर रहे हैं ना, चीज़ों का व्यय हो रहा है, वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी था, उसको हटाइए आप। आगे देखिए, समग्र मांग जो है वो अगर समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो जाती है, क्यों होती है, उसके पीछे कारण यह है कि आय में वृद्धि होगा तो समग्र मांग ज़्यादा होगा, किससे, समग्र आपूर्ति से। देन गवर्नमेंट के द्वारा जनता की यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनकम को बढ़ा देता है, ताकि क्या हो सके, इससे मांग में वृद्धि हो सके। मीन्स यहाँ पे सबको जॉब लग जाएगा तो इनकम अपने आप सभी लोगों में बढ़ जाएगा, और इससे मांग भी बढ़ेगा, पक्का मांग तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। आगे देखते हैं, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। ये ग्राफ आपको हर जगह आपको चिपकाना होगा। समग्र आपूर्ति है, ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे जाके ये जगह नियत हो जाएगा। ये है आपका समग्र मांग, ये कर्व आपका राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कहने मतलब मांग में वृद्धि हो रही है। मांग में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है, इसलिए मांग में वृद्धि हो रही है। तो ये कांस्टेंट हो गया एक जगह आपूर्ति जाके। तो जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से ज़्यादा हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि आय में वृद्धि होने के कारण, तो लोगों के पास जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा आपूर्ति से। देन गवर्नमेंट जो है वो जनता का इनकम अगर बढ़ा देगा तो इससे मांग तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग एक चीज़ और, वो क्या है वो देखिए। सबसे पहले बात है, अभी तक आपको हम बताए थे ना कि जो आपका ये मतलब कि एक आपका उत्पादन के दृष्टिकोण से हम लोग बताए थे फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, जबकि उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कांस्टेंट प्राइस और एक आपका करेंट प्राइस। तो इस पे 6 तरह का प्राइस बनता है, वो हम लोग बता दिए थे। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए कि जो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। आपको बताया था कि फैक्टर कॉस्ट में है आपका रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इन सबको मिला देते हैं तो हमारा लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट निकलता है, जिसको हम लोग उत्पादन लागत भी कहते हैं। बेसिक प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस में हम लोग कहने मतलब है फैक्टर कॉस्ट में हम लोग उत्पाद कर को जोड़ देते हैं, जबकि उत्पाद सब्सिडी को घटा देते हैं, तो उससे हमारा जो है वो मार्केट प्राइस निकलता है। बाजार मूल्य जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि साधन लागत में यानी फैक्टर कॉस्ट में उत्पाद कर को जोड़ते हैं, और उत्पाद कर को, अरे यार ये तो कन्फ्यूजन हो गया। चलो पहले बेसिक प्राइस देख लो, ठीक ना। देखो बेसिक प्राइस में क्या बताया हम कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम लोग उत्पाद कर को जोड़ दिए हैं, और उत्पादन जो सब्सिडी है उसको हम लोग घटा दिए हैं, तो वो निकल गया, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिक प्राइस कहते हैं। और ये चीज़ जान लीजिए कि बेसिक प्राइस भी हम लोग जो है वो GVA का आकलन करते हैं। फिर आपका मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में क्या है आपका, तो आपका मार्केट प्राइस में क्या है आपका, अब इसमें क्या करेंगे कि उत्पादन कर को इसमें जोड़ देंगे और उत्पादन सब्सिडी को घटा देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट ना हम हल्का भूल रहे हैं, आप ये पीछे इसको देखिएगा। बाजार मूल्य जो है मार्केट प्राइस साधन लागत पर, साधन लागत में हम लोग उत्पाद कर को जोड़ देंगे प्लस उत्पाद
धन सब्सिडी को जोड़ देंगे, उत्पाद सब्सिडी को। चलो ये छोड़ दो, ये हम लोग जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस हम लोग जान गए हैं, बस 3 चीज़ जानते हैं। और पीछे क्या होता है वो हम लोग केवल देख लेंगे हमेशा वो, ठीक है ना, पीछे हल्का सा। एक चीज़ और जान लीजिए कि जीडीपी हमेशा जो है वो ज़्यादा होगा किससे, जीबीए से, वो केवल जानिए। बिकॉज इसमें उत्पादन कर से ये जुड़ा होता है, इसलिए उत्पादन कर से ये जुड़ा होता है, तो जीडीपी ज़्यादा होगा किससे, जीबीए पे। लागत मूल्य पर जीडीपी जो होता है वो जीबीए के बराबर होता है। फैक्टर कॉस्ट पे जीबीए जीडीपी के बराबर होगा, और अगर ऐसे देखा जाए तो जीडीपी ज़्यादा होगा जीबीए से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें उत्पाद कर जुड़ा होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप पिछले वाला क्लास देखकर आप एक बार क्लियर कीजिएगा। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, हम भी इसको बोल रहे हैं। आपको सप्लाई चेन भी जानना होगा। सप्लाई चेन क्या होता है ये हम लोग आगे वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग मुद्रास्फीति का मापन करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति जो है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, वो उत्पन्न होने के पीछे कारण कि क्यों होता है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना है कि इसका ग्राफ हम लोग जान गए हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग डिटेल से जाने हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है इसका उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। तो पहला कारण यह है कि उच्च अगर पॉपुलेशन अगर वृद्धि होगा, उच्च जनसंख्या वृद्धि होगा, तो इससे मांग जो है हमेशा बना रहेगा, पहला कारण। दूसरा है कि अगर गैर विकासात्मक लोक व्यय में वृद्धि होगा, जैसे गैर विकासात्मक लोक व्यय है, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरित व्यय, जिसमें हम लोग किसको ऐड करते हैं, तो जिसमें हम लोग ऐड करते हैं मतलब कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसमें फिर हम लोग और भी देखते हैं जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया है, ये सब हो गया है। तो अगर सरकार ये सब में वृद्धि करेगा तो लोगों पर पैसा जाएगा, तो लोग फिर ज़्यादा मांग करेंगे ही ना, सिंपल सी बात है। तो अगर ट्रांसफ़र पेमेंट में वृद्धि होगा तो लोगों के इनकम में वृद्धि होगा। आगे देखते हैं, लोगों के आय में लोगों के आय में, यानी कि जो मजदूरी करते थे, अगर मजदूरी में वृद्धि हुआ, लोगों के वेजेस में वृद्धि हुआ, तो लोगों का आय में वृद्धि होगा। जैसे पहले ना मतलब कि पहले 6-7 पे कमीशन चलता था, अभी 8 पे कमीशन आने लगा है, तो इससे इनकम तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। जिसका सैलरी पहले 60,000 रुपया था, अब उन लोगों का सैलरी 80,000 रुपया हो गया है 8 पे कमीशन आने के बाद 2025 से, एग्जाम्पल। तो अगर लोगों के आय में वृद्धि होगा, कैसे, अगर लोगों के मजदूरी में वृद्धि हो गया तो मतलब दैनिक मजदूरी में वृद्धि होगा तो लोगों का आय में वृद्धि होगा। आगे देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी में वृद्धि होगा तो इससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगी। अगर तीव्र शहरीकरण हो रहा है तो इससे भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आएगी। और अगर निम्न ब्याज दर पर आधारित मौद्रिक नीति, कहने मतलब है सरकार टैक्स दे रहा है, मतलब ये लोन दे रहा है लेकिन उसमें ब्याज दर कम होगा, कमी पे दे रहा है, इससे भी प्रॉब्लम होगा। देखो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जो है वो कैसे होता है, जैसे कि एफडीआई के कारण अगर मनी सप्लाई में वृद्धि हो गया है, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण अगर मनी सप्लाई में वृद्धि हो गया है। एक होता है आपका डिस्पोजेबल इनकम, तो अगर मतलब कि डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि हो रहा है, मतलब कि आप डायरेक्ट टैक्स में कम पैसा दे रहे हैं, तो इससे भी डिस्पोजेबल इनकम हम लोग देखे थे ना उसमें, नेशनल इनकम में। अगर डिस्पोजेबल इनकम में भी वृद्धि हो रहा है तो कहने मतलब आप डायरेक्ट टैक्स में कम पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी में वृद्धि होगा तो उससे भी होगा, तीव्र शहरीकरण से भी होगा। घाटे का वित्त प्रबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब हेनार्थ पॉलिसी बोलते हैं ना, घाटे का वित्त प्रबंधन, यानी कि न्यू करेंसी का प्रिंटिंग, नया नोट छापेगा, तो देन लोगों के उपभोग पैटर्न में चेंजिंग तो होगा ही ना, लोगों के उपभोग पैटर्न में चेंजिंग कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 2004-5 में लोगों के आय में जो आय पर फूड पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुआ। जैसे कि 2004-5 में ये क्या हुआ था वो देखते हैं हम लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं हम उसको समझिए आप। ये हम एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं हम कि जो आपका मतलब कि घाटे का वित्त प्रबंधन या वित्त व्यवस्था, कहने मतलब है नए नोटों को छापना। इससे क्या होगा, लोगों के उपभोग प्रतिरूप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे कि 2004-5 के बाद लोगों के आय में वृद्धि के कारण, तो 2004-5 में क्या हुआ था कि लोगों का आय बढ़ा था, तो लोगों का आय में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ था कि भोजन पर होने वाले व्यय में भी वृद्धि हो गया था।
परिणाम स्वरूप अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो गया, जैसे कि दाल, खाद्य तेल, मछली, मांस, अंडा, ये इत्यादि। ये सब का एक चीज़ और देखिए कि अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है यानी कि एफडीआई है, अगर उसका निवेश के कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगा, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होगा। और फॉरेक्स रिजर्व में अगर वृद्धि होगा तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में भी की अपेक्षा में मांग में वृद्धि होगी। तो अगर फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि हो रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा में मांग में वृद्धि होगी, तो जिस कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति की समस्या फिर से यहाँ पर उत्पन्न होगी। और कैसी मुद्रास्फीति, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ठीक है ना, वो उसमें भी उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्लास नंबर 3। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। सो ये जो आपके 5-6 प्रकार है वो हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को अगेन 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जिसको आज हम लोग देख लिए हैं। दूसरा है आपका लागत जनित, जो कि कल की क्लास में देखेंगे। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको भी हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग जाने कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किससे जुड़ा होता है ये। फिर इसका लैंग्वेज के रूप में हम लोग इसका डिफिनेशन जाने, साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था में क्यों उत्पन्न होता है ये। फिर हम लोग ये भी जाने कि सरकार के द्वारा कैसे इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मौद्रिक नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को राजकोषीय नीति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो हम लोग जाने। फिर इसका हम लोग एक सिंपल ग्राफ जाने कि कैसे कैसे ये बढ़ता है। फिर हम लोग ये भी जाने कि उत्पादन के दृष्टिकोण से फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस होता है, जबकि कंज्यूमर के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस होता है। इन दोनों को मिलाकर जो है वो 6 तरह का प्राइस बनता है, जिस पे किस पे जीबीए काउंट होता है, किस पे जीडीपी काउंट होता है, किस पे रियल जीडीपी, किसको रियल जीबीए कहते हैं, किसको रियल जीडीपी कहते हैं, किसको नॉमिनल जीबीए कहते हैं, किसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, वो भी हम लोग जान गए हैं। साथ ही साथ हम लोग एक ग्राफ को देखें कि ग्राफ में देखें कि मांग तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपूर्ति बढ़ते बढ़ते एक समय पे जाके वो आपूर्ति जो नियत हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी मांग बढ़ा लीजिए, आपूर्ति आपका नहीं बढ़ने वाला है, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कंडीशन आ जाएगा। इसमें क्या होता है, समग्र मांग का जो वक्र है यानी कर्व है वो राइट अपवर्ड शिफ्ट होता है, उससे मांग में वृद्धि हो जाता है। मांग में वृद्धि क्यों होता है, क्योंकि आय में वृद्धि होता है, इस कारण से वो हम लोग जान गए। फिर इसमें जो ग्राफ में जो जो चीज़ दिया हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है, तो ये क्यों उत्पन्न होता है वो हम लोग जान गए। तो इसके पीछे हम लोग 8-10 पॉइंट देखे, वो भी हम लोग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखेंगे, और साथ ही साथ उसी में हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति को देख लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल के क्लासेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय देखेंगे। तो ये सब को देखने के बाद मुद्रास्फीति के ऊपर हमारा लगभग जो है मेन पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आगे का क्लास हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।